हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। इससे पहले के जो तीनों चारों एक्सरसाइज है वो मैंने पिछली वीडियो में बना दी है और उम्मीद है आपने वो देख ली होगी और समझ भी ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप पिछले वीडियो को देख लें, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.5। ध्यान से करेंगे। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने हमें कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन से अपरिमेय हैं। तो फर्स्ट नंबर है 2 - √5, ठीक है। अब परिमेय अपरिमेय को समझाने के लिए थोड़ा सा एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी परिमेय और अपरिमेय को एक साथ सोल्व किया, जैसे अगर परिमेय प्लस अपरिमेय, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। ऐसे ही परिमेय माइनस अपरिमेय तो भी अपरिमेय होगा। परिमेय गुणा अपरिमेय तो भी अपरिमेय होगा। परिमेय भाग अपरिमेय तो भी आपका अपरिमेय होगा। यानी कि अपरिमेय जिसमें भी आ जाएगा वो अपरिमेय ही हो जाएगा। समझ गए ये बात? तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। इसने दे रखा 2 - √5 और हमसे कहा कि बताइए ये अपरिमेय है या परिमेय है। तो सीधी सी बात है, देखो ये क्या है, ये तो आपका परिमेय है 2 और √5 क्या है, आपका अपरिमेय है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके मैं इसे P और A लिख रहा हूं हिंदी के हिसाब से। परिमेय को P लिख रहा हूं, अपरिमेय को A लिख रहा हूं। कभी आप सोचो कि इसे परिमेय को इंग्लिश में P से क्या डिनोट करते हैं। वैसे तो ये रेशनल होता है और ये इरेशनल होता है, ठीक है। तो हिंदी में बताने के लिए मैंने परिमेय को P लिख दिया और अपरिमेय को A लिख दिया, ठीक है। अब परिमेय में से अपरिमेय घट रहा है, देखो परिमेय में से अपरिमेय घट रहा है, तो क्या आएगा हमारा अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। क्लियर हो गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कहा इसने? सेकंड कहा है हमें 3 + √23 ब्रैकेट में -√23। ये अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 जमा √23 -√23। अब देखो √23 से √23 कट गया, क्या आया 3, और 3 क्या होता है, परिमेय होता है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड कहा है इसने 2 √7 बटे 7 √7। अब देखो क्या होगा इसमें, 2 √7 बटे 7 √7। √7 से √7 कट गया, क्या आया 2/7। और 2/7 क्या है, हमें पता है 2/7 एक परिमेय संख्या है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं इसके। फोर्थ पार्ट में दे रखा है इसने 1/√2। 1/√2 यानी क्या बन रहा है, ऊपर तो परिमेय है नीचे अपरिमेय है, तो परिमेय को अपरिमेय से भाग कर रखा है। देखो परिमेय को अपरिमेय से भाग कर रखा है, तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2π। पाई जो है, पाई ध्यान रखना, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। अगर केवल पाई लिखा हुआ है तो पाई अपरिमेय संख्या होती है। यहां पे 2π लिखा हुआ है, 2π, तो पाई तो हो गया हमारा, 2 तो हो गया परिमेय और पाई हो गया अपरिमेय, यानी कि परिमेय की अपरिमेय में गुणा। देखो परिमेय की अपरिमेय में गुणा, तो क्या आएगा आंसर, अपरिमेय, ठीक है। क्लियर हो गए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने हमें कहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 3 + √3 इंटू 2 + √2, इनकी गुणा करनी है। इसमें मैं ये नहीं, तो देखो जब इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जाता है तो हमें पता है हम किस तरह से हल करते हैं। पहले इसकी इन दोनों में गुणा करते हैं, पहले वाले की, तो 3 की गुणा 2 में प्लस 3 की गुणा √2 में। फिर ऐसे ही नीचे वाले की इनमें करेंगे
प्लस √3 की गुणा करेंगे 2 में और प्लस √3 की गुणा करेंगे √2 में। अब गुणा समझ लेते हैं। देखो अगर संख्या संख्या है सिंपल और गुणा हो रही है तो सीधी गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6। लेकिन जब रूट की और सिंपल संख्या में बिना रूट वाली में गुणा करते हैं तो वो गुणा नहीं होती, केवल लिखा जाता है बस। जो संख्या है बिना रूट वाली वो शुरू में और रूट वाली बाद में। ऐसे इधर हो रहा है तो यहां भी ऐसे लिखा जाएगा। और अगर रूट की रूट में गुणा करते हैं, रूट वाली संख्या की रूट वाली संख्या में गुणा करते हैं तो रूट लिखा जाएगा और इन दोनों की गुणा, यानी कि 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पे इसके, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहां पे जो फार्मूला है वो स्क्वायर वाला लगेगा। एक फार्मूला हमने पढ़ा था छोटी क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम इसे करते हैं, √5 प्लस √2 का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो इसे करेंगे पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। हल करते हैं। देखो √5 का स्क्वायर है, आपको समझा दूं, √5 का स्क्वायर का मतलब होता है √5 की √5 में गुणा। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रूट एक बार में आ जाएगा, दोनों की गुणा हो जाएगी, तो √25 हो गया। और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। या तो बात को ऐसे समझ लें या ऐसे समझें कि अगर एक जैसी संख्या है और दोनों रूट में है, एक जैसी संख्या है दोनों रूट में है और आप उनकी गुणा कर रहे हैं तो रूट हट जाता है, खाली संख्या संख्या रह जाती है। जैसे √2 की मैं √2 में गुणा कर रहा हूं, दोनों एक जैसी संख्या है, रूट में है तो रूट हट जाएगा और खाली आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर प्लस जब इसकी गुणा करते हैं, मैंने आपको बताया था जो सिंपल संख्या होती है शुरू में आएगा, रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √10 हो जाएगा, प्लस √2 का वर्ग 2, 5 और 2 7, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये रूट के साथ है। ये आ गया हमारा आंसर 7 प्लस 2√10। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यह कह रहा है कि आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि, हमने परिधि को c मान लिया, उसका व्यास को हमने d मान लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि पाई बराबर c/d। अब कह रहा है ये विरोधाभास है। भाई विरोधाभास क्यों है? c एक अपरिमेय संख्या है, पता नहीं हमें कुछ, d वो भी अपरिमेय संख्या क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये भी अपरिमेय है और ये भी आपका अपरिमेय है। ठीक है, तो अपरिमेय को अपरिमेय से भाग करोगे और ये हमें पता ही है पाई अपरिमेय होता है। तो इसने कहा कि इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि C और D अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय को अपरिमेय से भाग कर रहे हैं, अपरिमेय आ रहा है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। क्लियर? चलते हैं अब हम इसके 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उसने कहा √9.3 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, वैसे तो ये प्रकार और स्केल का काम है, मैं आपको ओरली समझा देता हूं, आपको उसी काम को प्रकार और स्केल की सहायता से करना है। ठीक है, समझ गए ना? तो चलिए करते हैं, जैसे जैसे स्टेप मैं करूंगा आपको उसी हिसाब से स्केल और प्रकार से करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमें अगर √9.3 को नंबर लाइन में शो करना होगा
तो सबसे पहले आप इसी मेजरमेंट की एक रेखा खींच लो। 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली हमने, मान लिया ए बी। ध्यान समझेंगे, बिल्कुल जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप स्केल से करते चले जाएं, बड़े आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे 9.3 सेंटीमीटर की, खींच ली। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद 1 सेंटीमीटर आपने आगे बढ़ा दिया इसे। ध्यान समझो, आपने 9.3 तो यहां तक खींच लिया, फिर 1 सेंटीमीटर आपने इसे आगे बढ़ा दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस AC का अर्धक करेंगे, AC का हाफ करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मैं क्या क्या कर रहा हूं। AB सबसे पहले आपने 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, BC 1 सेंटीमीटर खींच लिया, ठीक है। फिर AC का हाफ किया। AC का हाफ कैसे करेंगे वो भी समझ लें। आप A पे प्रकार की नोक रखें और आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप इधर और एक नीचे, A को केंद्र मानकर। ऐसे ही आप C को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक चाप इसे और एक चाप ऐसे खींच देंगे। इसे कहते हैं लंब अर्धक करना। आपने 8th क्लास में बहुत बार करा है इसे, तो आपको पता भी होगा कि इस लाइन का बाइसेक्ट करना कहते हैं इसे, बाइसेक्ट यानी कि हाफ कर दिया। क्लियर कर लोगे ना। इसके बाद इसका एक सेंटर पॉइंट आ गया जिसे हमने सपोज D नाम दे दिया, ठीक है। इतना हो गया आपका, है ना। फिर D को केंद्र मानकर AD दूरी लेकर एक अर्धवृत्त खींच दिया ऐसे। D को केंद्र मानकर AD त्रिज्या लेकर, AD त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त खींचा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता रहा हूं आपको करना क्या है। भाई देखो, आपने D पे प्रकार की नोक रखी और इतना डिस्टेंस लेकर ऐसे एक आर्क लगा दिया इस तरह से, तो ये अर्धवृत्त बन गया। इतना तो कर ही लोगे, बिल्कुल कर लोगे। फिर उसके बाद इस B पर 90 डिग्री का एंगल बना दोगे। B से लंब खींचा, जो अर्धवृत्त को E पर काटता है। भाई यहां जैसे खींचा आपने, E पर काट दिया, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसे आगे तक बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दिया। वैसे ही कोई डिस्टेंस ये नहीं कि फिक्स है 2 बढ़ाना 3 बढ़ाना है, सीधा बढ़ा दो आप। फिर BE का डिस्टेंस लेकर और एक चाप ऐसे लगा दो यहां से। BE दूरी लेकर एक चाप लगाया। BE दूरी लेकर एक चाप लगाया जिसने इसे H पर काट दिया, मान लो लगाया, जो AB की बढ़ी रेखा को H पर काटता है, ठीक है। फिगर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर आपको बताऊंगा मैं जो निकालना था वो कहां निकला। सबसे पहले हमने एक AB रेखा 9.3 सेंटीमीटर जो इसने कहा था उतने की हमने खींच ली। फिर B से 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ एक स्टेप बढ़ा दिया, एक लाइन बढ़ा दी। उसके बाद हमने AC का हाफ कर दिया, इसको केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींच दिया। B पर लंब डाल दिया जिसने इस अर्धवृत्त को E पर काटा। BE दूरी लेकर एक आर्क लगाया, उस आर्क ने इस वाली बढ़ी हुई लाइन को H पर काट दिया, ठीक है। ये जो BH है, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक,
ये बैठता है आपका √9.3। BH बराबर √9.3। तो ये 9.3 सेंटीमीटर की जो लाइन है आपको किस पर खींचना था, आपको नंबर लाइन पर खींचना था। ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन का ये B आप 0 मान लो, 0 वाला हिस्सा है, हमने मान लिया ये 0 वाला पॉइंट है और यहां तक प्लस में √9.3 BH का डिस्टेंस हो गया। क्लियर, नोट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है ये कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहले तो समझ लें हर क्या है। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं हम अंश, यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होता है ये होता है हर, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाला अंश यानी कि न्यूमरेटर और नीचे वाला हर जो है डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण करने का मतलब यह होता है कि नीचे से आपको रूट पूरी तरह से हटाना है। ठीक है, बस समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो समझते हैं, जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके पास नीचे कोई सिंगल टर्म में रूट है, सिंगल टर्म में रूट, आप कहोगे समझ नहीं आया जी सिंगल टर्म में रूट का क्या मतलब है। जैसे ऐसे लिखा √7, √5, √a, √b, √c, ये सिंगल टर्म में होते हैं। आप कहोगे फिर डबल टर्म क्या होता है। डबल टर्म ऐसे होता है जैसे 3 - √7, √5 - √3, दो होंगे इस तरह से। जरूरी नहीं दोनों रूट में हो, कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं माइनस हो, प्लस भी हो सकता है, √7 + 2 ऐसे भी हो सकता है। ये डबल होते हैं और ये सिंगल होते हैं। ये हो गए सिंगल टर्म और ये हो गए डबल टर्म। क्लियर हो गया ना, डबल और सिंगल समझ में आ गया ना। ठीक है, सिंगल में क्या करते हैं, सिंगल में हम जो भी नीचे रूट है उसी से ही ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो आप इसे लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे √7 से अंश व हर में गुणा करने पर। तो भाई √7 की 1 में गुणा करेंगे √7 आ जाएगा, और √7 की √7 में करेंगे, वही वाली बात आई जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही रूट वाला नंबर हो और हम गुणा कर रहे हैं तो क्या होता है, उसका रूट ऑटोमेटिकली हट जाता है और वो सीधा सीधा 7 आ जाएगा। आप कहोगे कैसे, वो बताया भी था, दोबारा बता रहा हूं। √7 की √7 में करेंगे तो √49 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो था सिंगल वाला। अब डबल वाला ले लेते हैं। जैसे कि इसका थर्ड पार्ट ले लिया हमने, 1/√5 + √2, √5 + √2। डबल वालों का और अलग पैटर्न होता है। सिंगल वाले में तो जो नीचे लिखा उसी से गुणा कर दो, डबल वाले में उल्टा होता है। मतलब अंश व हर में √5 - √2 से गुणा करने पर। मतलब क्या, नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से, संयुग्मी से। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में बस बीच का साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस से गुणा कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस से गुणा कर देंगे, यानी कि उल्टे साइन से हम गुणा कर देते हैं। तो ये तो आ जाएगा 1/√5 + √2, और इसकी हमने √5 - √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। देखो जब इसकी 1 में गुणा होगी ये तो √5 - √2 ही रहेगा, लेकिन नीचे नीचे देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। एक फार्मूला था, आपने पढ़ा भी है कि a + b की अगर हम a - b में गुणा कर दें, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, अगर ऐसी गुणा हो कहीं तो इसमें सीधा सीधा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यह फार्मूला लग जाता है। यानी a + b की a - b में गुणा करेंगे तो a² - b² फार्मूला होता है। आप चाहो तो यहां यह फार्मूला लिख के फिर क्वेश्चन कर सकते हो।
और नहीं तो पता भी है, मैं फिलहाल लिख देता हूं यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम। तो यहां पहली संख्या का वर्ग हो जाएगा माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे √5 का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने समझाया भी था, √5 के स्क्वायर का मतलब होता है √5 की √5 में गुणा, और जब दो √5 हो एक जैसे तो खाली उनकी गुणा 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया और ये 2 आ गया, और 5 में से 2 घट के कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूट नहीं घटते लेकिन बिना रूट वाले वो घट जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? बस एक्सरसाइज आई होप आपकी क्लियर हो गई है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से कर ले, इसके क्वेश्चन समझ लें और आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसकी शुरू कर देता हूं, एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.6 को करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिक फार्मूले हैं। मान लो a की घात m गुणा a की घात n लिखा हुआ है। ये जो a है ये बेस है, बेस यानी कि आधार, और ऊपर जो लिखा हुआ है ये इसकी घात है। तो a की घात m गुणा a की घात n, एक फार्मूला होता है कि अगर बेस समान हो तो जब गुणा में हम करते हैं तो इसकी घातें जुड़ जाती है, यानी आधार तो एक ही बार लिखा जाएगा लेकिन ऊपर जो घात है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है a की घात m भाग a की घात n, यानी अगर बेस समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी, जैसे गुणा में जुड़ गई वैसे भाग में घट गई। फिर होता है अगर a की घात m की घात n हो, यानी पावर की पावर घात की घात, तो उन घातों की गुणा हो जाती है, यानी a की घात mn हो जाएगा। 3 हो गए फार्मूले। चौथा फार्मूला है अगर a का रूट लिखा हुआ है, रूट, इस रूट का जो मतलब होता है वो होता है घात में 1/2। ध्यान रखना, रूट का मतलब होता है घात में 1/2। और अगर इस रूट के बाहर कोई संख्या हो, n हो, m हो, a हो, कुछ भी हो, तो वो फिर इसकी घात में आ जाएगा, फिर ये 2 का काम खत्म हो जाएगा। सॉरी, ध्यान रखना, अगर रूट है, खाली रूट है, तो घात में 1/2 लिखेंगे, लेकिन रूट के साथ बाहर कुछ भी लिखा हुआ है तो जो भी लिखा होगा वो पावर में आ जाएगा। n लिखा था n आ गया, 3 लिखा होता 3 आ जाता, 4 लिखा होता 4 आ जाता, 10 लिखा होता 10 आ जाता। ठीक, इसके बाद एक फार्मूला और है, अगर a b 2 गुणा में है और उनकी घात 1 m लिखी हुई है, a b 2 संख्या है गुणा में और उनकी घात m लिखी हुई है, तो इसका मतलब इन दोनों की घात अलग अलग हो जाएगी, ऐसे a की घात m गुणा b की घात m। इसके बाद अगर घात माइनस की आ जाए उसे आप 1/, में लिख दो, घात प्लस की हो जाएगी, और अगर घात नीचे ही माइनस की है उसे आप ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएगी। यानी पावर माइनस की है, अपोन में लिख दो, पावर को नहीं अपोन में लिख दो, उस डिजिट को, यानी जैसे ये है a की घात माइनस m, इसे 1/, में लिख दो तो प्लस हो जाएगा, और नीचे 1/, में अगर माइनस है इसे ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और सबसे आखिर में अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0, 10 की घात, 20 की घात, 50 की घात, 2000 की घात, 1 लाख की घात, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इन फार्मूलों को आपको इस्तेमाल करना है, ये सर्ड्स के फार्मूले होते हैं, घातांक के फार्मूले होते हैं। उसकी एक एक्सरसाइज छोटी सी दी हुई है, करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसने 64 की पावर हाफ, 64 यानी कि 64 की घात 1/2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इनके फैक्टर करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं। अब 64 को आप
इजीली क्या लिख सकते हो, 8 × 64 लिख सकते हो, है ना। तो 8 की घात 1 मान ले, 8 की घात 1 मान ले। यहां हमने एक फार्मूला लिखा था, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो अगर 8 की घात 1 और 8 की घात 1, तो ये हो गया 8 की घात 2 और उसकी घात 1/2, है ना। ये वाला फार्मूला यहां इस्तेमाल हो गया। 8 × 8, किसी की पावर नहीं लिखी हुई है तो उसकी पावर 1 मानी जाती है, यानी 8 की घात 1 और 8 की घात 1 गुणा होके हो गई 8 की घात 2। फिर पावर की पावर है, देखो यहां पावर की पावर है, अगर घात की घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। तो यहां पे 8 की घात 2 गुणा 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 8 की घात 1, यानी आंसर हमारा आ गया 8। क्लियर। चलते हैं इसके एक और क्वेश्चन पे। हमारे पास केवल 3 क्वेश्चन है इसके, तो एक और सेकंड ले लेते हैं, सेकंड का एक पार्ट ले लेते हैं। सेकंड का मैं पार्ट ले रहा हूं थर्ड। सारे एक जैसे हैं, बहुत इजी, आप करने लगेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। 16 की घात 3/4 है, तो सबसे पहले आप 16 का फैक्टर देखो। हमेशा जैसे यहां मुझे पावर 2 दिख रहा था इसलिए मैंने 8 × 8 लिखा है, लेकिन आप कोशिश ये करना कि हमेशा छोटी से छोटी घात में लिख लो, तो आपको दिक्कत नहीं होनी। क्योंकि यहां अगर मैं 4 × 4 लिखूंगा तो उससे मेरा काम नहीं बनेगा। हमेशा छोटी संख्या, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इस तरह से लिख लिया मैंने। ठीक है। अब देखो वही बात होगी, इनकी पावर कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ भी पावर नहीं होता वहां पे हम एक पावर मान लेते हैं। अब क्या हुआ ये, अब ये हुआ कि गुणा है, बेस समान है तो घातें जुड़ गई। 1 + 1 + 1 + 1 की घात 3/4 है, तो ये हो गया हमारा 2 की घात 4, घातों की गुणा हो गई, ये कट गया। 2 की घात 3 और 2 की घात 3 होता है हमारा 8। कैसे भाई, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब क्या है, देखो ये भी 2 की घात है, ये भी 2 की घात है। मैंने अभी क्या बताया था आपको, अगर बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2/3 + 1/5, 2 की घात 2/3 + 1/5। तो अब इसको हल करना है हमें, और ऐसे भिन्नों को हल करना हमें पता ही है। क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। इनका लघुत्तम 15 आ गया, इसे 15 बनाने के लिए ऊपर 5 से गुणा, और इसे 15 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा। तो यह आ जाएगा हमारा 2 की घात ऊपर 10 + 3/15, यानी आंसर आ जाएगा 2 की घात 13/15। क्लियर, बहुत इजी है, आप बड़े आराम से इन्हें कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप करें, करके देखें, कोई समस्या है तो आप पूछ लें। फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। अब यहां एक नई बात आ गई। क्या नई बात आ गई, देखो अब तक हमारा यहां बेस इक्वल चल रहा था, है ना। यहां बेस अलग अलग आ गया, ये 7 की घात है, ये 8 की घात है, तो नियम तो यहां लगने का नहीं वो वाला। तो यहां कौन सा नियम लगाएं। अब आप इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। एक फार्मूला मैंने यहां लिखा, देखो अगर ए बी 2 संख्या गुणा में है और उनकी घात 1 हो तो आप उन्हें अलग अलग घात में लिख सकते हो। ए की घात m, बी की घात m। यहां पे जो सवाल है ना, ये उल्टा है, ये दिया हुआ है, ये वाला आपको ये बनाना है, क्योंकि यहां घात बराबर है। देखो इन दोनों की घात बराबर है, तो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं 7 × 8 तो 1 7, और इनकी घात ऐसे 1/2, है ना। 7 अटे क्या होता है 56, तो ये हो गया 56 की घात 1/2। ये एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो गई। तो 1 चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको 1 चैप्टर करने में बहुत मजा आया, आपको क्वेश्चन समझ में भी आए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर समझ में आ गया तो वही बात कि आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने कर लिया और आपके किसी फ्रेंड को भी चाहिए, इसकी दिक्कत है, उसकी समझ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।